नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडोनेशिया ने अप्रूव कर दिया है एक नया नाम अपनी नई कैपिटल के लिए। जी हां, इंडोनेशिया की कैपिटल बहुत ही जल्द जकार्ता नहीं रहेगी। इंडोनेशिया बनाने वाला है एक नई कैपिटल और इस नई कैपिटल का नाम होगा नुसांद्रा। अब जब ये नाम चुना गया ना, मैं आपको ये बता दूं, इसका एक बहुत ही डीप रिलेशन है इंडोनेशिया की हिंदू हेरिटेज से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में इंडोनेशिया ने ये नाम चुना है अपने नए कैपिटल के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा, ऐसे आर्टिकल्स भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं कि इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल इज ए थ्रोबैक टू द नेशंस हिंदू हेरिटेज। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इंडोनेशिया पहली बात तो अपनी राजधानी चेंज क्यों कर रहा है और जो इनकी नई राजधानी का नाम है इसका क्या रिलेशन है विद इंडोनेशियाज हिंदू हेरिटेज। नाउ सबसे पहली बात तो मैप पे देख लो कि इंडोनेशिया आपको कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक आर्किपेलगो है, बहुत से आइलैंड्स का अपने आप में ये ग्रुप है, मगर आबादी के हिसाब से आप अगर देखो, इकोनॉमी के हिसाब से इंडोनेशिया इज ए पावर हाउस। आबादी है इंडोनेशिया की ए मैसिव 27.35 करोड़। और आज के समय सिंस इंडोनेशिया प्रेडोमिनेटली एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो बाय डिफॉल्ट इंडोनेशिया बन जाता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री। करेंसी बाय द वे ये लोग यूज करते हैं रुपया, और कैपिटल अभी के लिए इनकी है जकार्ता, जो यहाँ पर आपको मिलेगी। नाउ इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री है आप अगर देखो तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। बताया जाता है कि 2000 बीसी में, आज से हज़ारों साल पहले, ताइवान से और जो यहाँ पर पोलिनेशियन कंट्रीज़ है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र आराम आराम से तय कर कर के लोग पहुँचे इंडोनेशिया में। और धीरे धीरे जो ये टापू है यहाँ पर आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई और ज़्यादातर जो आबादी है वो यहाँ पर रुकी जावा सी के करीब। जो ये जावा आइलैंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी आबादी गई क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था, चावल ग्रो करना यहाँ पर काफ़ी ईजी था। और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि 500 बीसी से लेकर 1 बीसी के अराउंड इंडिया से बहुत सारा इन्फ्लुएंस पहुंचता है इंडोनेशिया में। प्राइमरली ट्रेड के जरिए हिंदुइज्म धीरे धीरे फैलता है इंडोनेशिया में। उसके अलावा जो चोला डायनेस्टी थी, उन्होंने 1025 एडी के आसपास जब इंडोनेशिया का बहुत सारा एरिया अपने अंडर कर लिया था, तब उस वक्त जो चोला डायनेस्टी थी इंडिया की, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए थे इन इंडोनेशिया। तो हिंदुइज्म यहाँ पर काफी हद तक फैल चुका था। और इस्लाम एक्चुअली आप अगर देखो तो इंडोनेशिया में फैला था अराउंड 16th to 17th सेंचुरी में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम उज्बेकिस्तान से बाबर इंडिया में इन्वेड कर रहा था 1525 के आसपास, सेम टाइम में धीरे धीरे जो अरब ट्रेडर्स यहाँ पर पहुंच रहे थे, इन्होंने ट्रेड कर करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर काफी हद तक इस्लाम यहाँ पर फैला दिया। और इवेंचुअली क्या हुआ कि इस्लाम पूरे इंडोनेशिया में फैल गया। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया से कभी कोई मिशनरी वगैरह कभी आए नहीं। खैर, इंडोनेशिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल देखो पाकिस्तान का, कि पुराने टेम्पल सब तोड़ दिए, थोड़े बहुत बचे हैं तो बहुत ज़रा खराब हालत है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं। सेम केस आप अगर बांग्लादेश का देखो, वहां पे आपको मिलेगा, इवन अफगानिस्तान का। इंडोनेशिया एक यूनिक एग्जाम्पल है क्योंकि इन्होंने अपना जो इतिहास है, अपनी जो पुरानी पहचान है, वो कभी छोड़ी नहीं, उल्टा हमेशा उस पर प्राइड फील करी कि ये हमारी हिस्ट्री है, दुनिया को हम ये भी दिखाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम आपको मिलेगा ना, ये है गरुड़। गरुड़ आपको पता होगा विष्णु जी की सवारी है। उसके अलावा जिस तरीके से इंडिया में थी टाटा एयरलाइंस सरकारी एयरलाइंस, वैसे ही जो इंडोनेशिया की सरकारी एयरलाइंस है, इसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो करेंसी आपको मिलेगी इंडोनेशिया की, उसमें जो 20,000 का जो नोट आपको मिलेगा, 20,000 रुपये का नोट, इस नोट पे आपको दिखेंगे गणेश जी। इस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट दी है अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को। और इवन दो काफी बार पाकिस्तान समेत कई और कंट्रीज ने कहा है कि आप ये सिंबल्स क्यों डालते हो हर जगह अपनी कंट्री में, तो इंडोनेशिया के जो रूलर्स हैं वो उसके जवाब में कहते हैं कि इस आइडेंटिटी को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंडोनेशिया की इस सोच के पीछे सुकार्नो और इनकी फैमिली का भी बहुत ही बड़ा रोल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये फोटो है सुकार्नो की। जिस तरीके से इंडिया में महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन, वैसे ही इंडोनेशिया के फादर ऑफ नेशन है सुकार्नो। जब इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी तो सुकार्नो ने लीड किया था इंडोनेशिया को। एक्चुअली आप कह लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, गांधी जी, सबका कॉम्बिनेशन है इंडोनेशिया के लिए सुकार्नो। और इनका जो नाम देख रहे हो यहाँ पे आप सुकार्नो, ये भी लिया गया है महाभारत से। इनके जो फादर थे वो महाभारत को काफी स्टडी कर चुके थे, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पे। मगर सिंस आपको पता होगा महाभारत में कर्ण लड़े थे रॉन्ग साइड की तरफ से, तो उन्होंने अपने बेटे के नाम के आगे लगा दिया सुकार्नो, कि ये अच्छी साइड से लड़ने वाला कर्ण है। और अगर आपको शक हो रहा हो इस थ्योरी में
कि पता नहीं ये करण से ही लिया गया नाम है या फिर कोई कोइंसिडेंस है। तो मैं आपको ये बता दूं, सुकार्नो की जब बेटी हुई, जो अपने आप में बाद में इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट बनी, इंडोनेशिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो इनका नाम भी जान लीजिए। इनका नाम था मेगावती सुकार्नो पुत्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल भी करिएगा। सुकार्नो पुत्री, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम 2001 टू 2004। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बस इंडोनेशिया में सिर्फ सिंबल्स या जो गॉड्स, डेमी गॉड्स, देवता है, सिर्फ उन्हीं के नाम पर ये रखते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम, कंपनीज का नाम, या फिर इवन जो अपने लीडर्स का नाम है वो भी। आप अगर देखो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में, देखो हर कंट्री में एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर होती है, एक रूलर होता है जिसको वो कंट्री बहुत प्यार करती है। इंडिया में आप कह सकते हैं, इंडिया में तो खैर बहुत सी फिगर्स हैं, मगर जो कुछ प्रोमिनेंट नाम है उनके बारे में सुनकर हर इंडियन प्राउड फील करता है। फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस तरीके से इंडोनेशिया में जो इनके सबसे फेमस रूलर रह चुके हैं उनका नाम है गजा मादा। गजा मादा आप कह लीजिए इंडोनेशिया के प्राचीन टाइम से लेकर आज तक एक नेशनल हीरो है। गजा मादा प्राइम मिनिस्टर थे आखिरी हिंदू एम्पायर के ऑफ इंडोनेशिया। इस एम्पायर का नाम था मजापीट एम्पायर। इस एम्पायर की रेन थी फ्रॉम 1293 एडी टू 1527 एडी। इसी एम्पायर के दौरान बताया जाता है कि इंडोनेशिया ने अपनी मैक्सिमम टेरिटरी कब्जा ली थी। इंडोनेशिया का साइज बहुत बड़ा था इस एम्पायर के अंडर, और इसका रीजन था गजामादा। आज भी आप किसी भी इंडोनेशियन से बात करोगे गजामादा के बारे में, इमीडिएटली आपको बता देगा कि हाँ बिल्कुल, इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में, हर बिल्डिंग के आसपास इनके स्टैचूज आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री बुक्स हैं वहां पे आपको इनका मेंशन मिलेगा। और गजामादा अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़े बिलीवर थे रामायण महाभारत के। इन्होंने अपने टाइम में इंश्योर किया कि पब्लिक में रामायण महाभारत का ज्ञान प्रॉपरली पहुंचे। इसलिए आज के समय भी आप देखते हैं कि इंडोनेशिया की जो रामलीला है, जिस तरीके से महाभारत के सीन्स को ये लोग एनैक्ट करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यूनिक है। तो इस सब का रीज़न है गजामादा। और जो इनका नाम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गजा आपको पता होगा इसका मतलब है एलिफेंट, और गजा वाहन था इंद्र देवता का। और मादा जो ये वर्ड है, ये जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रंक। अब आप इमेजिन करो एक हाथी ड्रंक, वो एक ड्रंक एलिफेंट इतना वायलेंट हो सकता है, इतना ताकतवर हो सकता है कि एक बार को उसके सामने कितनी भी बड़ी ऑब्स्टेकल हो उसको तोड़ के वो आगे निकल जाएगा। तो गजामादा भी ऐसे ही थे। बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे ये अपने टाइम में, और इन्होंने अपने टेन्योर में ली थी एक शपथ। इनकी जो शपथ है आज भी हर इंडोनेशियन को पता है इसका नाम है सुम्पा पलापा। इस कसम के अंडर गजामादा ने यह कहा था कि जब तक पूरा नुसांत्र मैं माजापीठ के अंडर नहीं लेके आता, मैं जिंदगी की किसी भी एंजॉयमेंट में इंडल्ज नहीं करूंगा। और फिर कई सालों के बाद इवेंचुअली ये पूरे नुसांत्र को लेके आए थे इंडोनेशियन एम्पायर के अंडर। अब यहां पर आप कहोगे नुसांत्र का क्या मतलब है? देखो, नुसांत्रा का मतलब है कि ना सिर्फ इंडोनेशिया, जबकि इंडोनेशिया के जो आसपास का रीजन है, जहां पर थाईलैंड, सिंगापुर की कुछ टेरिटरी, वेरियस और जो कंट्रीज की टेरिटरी है वो सब आ जाती है, इसको कहा जाता है नुसांत्र। नुसांत्र आप अगर देखो इसका मतलब जापानीज लैंग्वेज में होता है आर्किपेलगो, मतलब के आइलैंड्स का ग्रुप। तो आप कह लीजिए नुसांत्र जो ये शब्द है ना, इंडोनेशियंस के माइंड में जब ये लोग सुनते हैं ये वर्ड, उनके माइंड में आता है इंडोनेशिया की पीक, इनकी गोल्डन एरा, जब इनके पास बहुत सारा लैंड था, इनकी जो सिविलाइजेशन थी फ्लरिश कर रही थी। तो बहुत सोच समझ कर इन्होंने फिर से जो ये वर्ड है इसको बहुत ही खूबसूरती से यूज किया है, और ये डिसाइड किया है कि जो इनकी अब नई कैपिटल होगी उसका नाम रखेंगे ये नुसांत्र। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये लोग अपनी कैपिटल चेंज कर क्यों रहे हैं? देखो, जकार्ता जिस आइलैंड में है, उस आइलैंड का जो ये वाला पार्ट है ये काफी हद तक डूब रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ये लोग अब जो बोर्नियो आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड, ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बाय साइज। यहाँ पर जो इंडोनेशिया का पार्ट है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं अपना टापू। इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ओवर हेयर यहाँ पर बनाया जाएगा नुसांत्र। और जो ये मूविंग का प्रोसेस है ये आसान नहीं होगा। टोटल इंडोनेशिया को यहाँ पर खर्चने होंगे अराउंड 34 बिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नई सड़कें बनेंगी, जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत खर्चा होगा। बट इंडोनेशिया लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है और इसलिए ये बिल्ड कर रहे हैं एक नया कैपिटल। और इंडोनेशिया अकेला देश नहीं है जो नया कैपिटल बिल्ड कर रहा है। इससे पहले आप अगर देखो तो म्यांमार भी अपना जो कैपिटल है ये शिफ्ट कर चुका है। उसके अलावा ब्राजील ने भी 1960 में अपना कैपिटल चेंज किया था। पहले इनका कैपिटल था रियो डे जेनेरियो, बाद में उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया टू ब्राजीलिया। उसके अलावा नाइजीरिया ने भी अपना कैपिटल चेंज किया है। एक टाइम में इनका कैपिटल था लागोस, बाद में इन्होंने 1991 में अपना कैपिटल चेंज किया था। इवन कजाकिस्तान आप अगर देखो, मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है, कजाकिस्तान ने भी जो अपना कैपिटल है ये चेंज किया था फ्रॉम ऑलमेटी टू नूर सुल्तान।
तो इंडोनेशिया का जो ये डिसीजन है, इससे ये पता लगता है कि सुकार्नो की जो सोच थी, उनकी जो बेटी की सोच थी, वो आज भी जिंदा है। इंडोनेशिया हमेशा अपने अतीत को लेकर प्राउड फील करेगा और हर जगह उसको ये रिप्रेजेंट भी करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।